आज का हमारा चैप्टर है प्रारंभिक विद्युत यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ के बारे में आप जानते हैं, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला पदार्थ, पहले ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ इनका आकार, आयतन और द्रव्यमान की हम बात करेंगे। तो इनका आकार तो होता है निश्चित। इनका आकार क्या होता है? निश्चित। और इनका आयतन भी होता है निश्चित। और इनका द्रव्यमान भी होता है, यानी भार वो भी निश्चित होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आता है जैसे लकड़ी, लोहा, लोहे का टुकड़ा या लोहा, etc. यानी आदि। और हम बात करते हैं अब नेक्स्ट प्रकार की, तो द्रव पदार्थ। हम इनमें भी बात करेंगे इनके आकार, आयतन और द्रव्यमान की। इनका आता है आकार, आयतन, द्रव्यमान। इनका आकार होता है वो निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित होता है। इनका आयतन जो होता है अनिश्चित। इनका आयतन अनिश्चित, जबकि द्रव्यमान इनका निश्चित होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आता है पेट्रोल, डीजल आदि। अब हम बात करते हैं गैस पदार्थों की। गैस पदार्थ, इनके भी हम आकार, आयतन और द्रव्यमान की बात करेंगे। तो इनका आकार जो होता है आयतन और ये द्रव्यमान। इनका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। इनका द्रव्यमान निश्चित होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इनका एग्जाम्पल है LPG, CNG आदि। सभी प्रकार की गैस आ जाती है उसमें। तो अब हम बात करते हैं कि पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो उनमें हमारा पहला है कि अणु। तो पदार्थ का वह छोटा कण जो भौतिक रूप से स्वतंत्र हो और रासायनिक क्रिया में भाग ले सके, वह अणु कहलाता है। भौतिक रूप से स्वतंत्र हो वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके। रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, क्या कहलाता है? अणु। अब हम बात करते हैं परमाणु की। तो परमाणु होता है वह पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो भौतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके, परमाणु कहलाता है। यानी भौतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके। रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, क्या कहलाता है? परमाणु। अब हम बात करते हैं तत्व की। तो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ।
और इनकी संख्या निश्चित होती है। इनकी संख्या निश्चित होती है। अब हम बात करते हैं यौगिक। की असमान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है और इनकी संख्या अनिश्चित होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया से अलग किया जाता है। सकता है यौगिक। तो असमान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। और इनकी संख्या अनिश्चित होती है। और इसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग कर लिया जाता है। रासायनिक क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण असमान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ मिश्रण वो कहलाता है यौगिक। और असमान प्रकार के परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। असमान परमाणुओं से मिलकर असमान परमाणुओं को निश्चित अनुपात से मिलाकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण। यौगिक को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता था और इसे भौतिक क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। भौतिक क्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं परमाणु की संरचना। तो आप देख रहे हैं जैसा परमाणु ऐसा होता है, इसके बीच में एक नाभिक होता है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों ओर ग्रहों की तरह एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित करने इसमें नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। ये जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उनकी कक्षाओं को KLM से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब हम यहाँ लिखेंगे। तो ये देखना, इसके मध्य में नाभिक होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं नाभिक में और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को चक्कर लगाने की दीर्घवृत्ताकार गति में चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्ताकार का मतलब है ये जैसे नाभिक हो गया तो यहाँ पे यूं घूमेगा, फिर यहाँ से यूं घूमेगा, फिर यहाँ से यूं घूमेगा,
ऐसे दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं ये नाभिक। और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अपनी दूरी पर भी घूमता है, जैसे अपने पृथ्वी घूमती है ना ग्रहों की गति के लिए, ग्रहों की तरह ही सेम ये है। तो इलेक्ट्रॉन ये होता है न्यूट्रॉन और ये होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, न्यूट्रॉन उदासीन और प्रोटॉन धनात्मक कण है। ऋणावेशित कण ये उदासीन कण, इस पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन धनावेशित कण है। हम बात करते हैं दीर्घवृत्ताकार नियम और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। तो नोट लगा के लिखना है यहाँ पे, दीर्घवृत्ताकार नियम व ग्रहों की गति के नियम, ग्रहों की गति का नियम ये दिया था हमारे वैज्ञानिक केपलर ने। किसने? केपलर ने दिया। परमाणु की संरचना में हम बात करते हैं कि परमाणु में जो बीच में नाभिक स्थित होता है उसका व्यास कितना होता है। तो परमाणु के नाभिक का व्यास, परमाणु के नाभिक का व्यास 1 फर्मी या 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी या 10⁻⁻15 मीटर होता है नाभिक का व्यास। हम बात करते हैं परमाणु की त्रिज्या के बारे में। तो परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। अब बात करते हैं ये परमाणु में ये कक्षाओं को KLMN से प्रदर्शित करते हैं। KLMNO ये कितनी भी हो सकती है। अब इन कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² नियम से ज्ञात करते हैं। तो कक्षा में नया टॉपिक चलता है, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ये 2n² नियम से ज्ञात करते हैं। यहाँ जहाँ n कक्षा क्रमांक है, यहाँ n कक्षा क्रमांक, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो k कक्षा हेतु, k कक्षा के लिए k का मान ये देखिए आप, k का मान 1 है तो k का मान हम लिखा 2n² में रखेंगे, 2n² में 2 और 1 ये, तो ये हो जाएगा 2। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। l कक्षा के लिए देखेंगे तो 2n² नियम से तो 2 कोष्ठक का स्क्वायर और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। m कक्षा के लिए देखेंगे तो 2n² नियम से ही 2 और ये 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हम सारी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं 2n² नियम से। अब हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए हम परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो हम परमाणु क्रमांक सभी तत्वों को याद नहीं रख सकते, इसलिए मैंने कुछ तत्व लिखे हैं जिनका परीक्षा में पूछ लिया जाता है। यूरेनियम का 92, कार्बन का 6, कॉपर का 29, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, एल्युमिनियम का 13, चांदी यानी Ag का 47 और सोना Au यानी ओरम का 79। ये कुछ खास परमाणु क्रमांक है जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं हम चालक, कुचालक और अर्धचालक की। तो हम पहले बात करते हैं चालक की।
तो ऐसे पदार्थ वह पदार्थ जिसके परमाणु के बाह्यतम कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, अर्थात 1, 2, 3 या 4 नहीं होने चाहिए, 4 अलग चाहिए। 4 मैं आपको आगे बताऊंगा, 4 नहीं, 1, 2, 3 या 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, वो चालक कहलाता है। तो वह पदार्थ जिसके बाह्यतम कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन से तात्पर्य 1, 2, 3 या 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं पहले कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 18, तो कितने हो गए 18 और 8, 26, 26, 2, 28 और 1 बचता है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 1 हो तो ये चालक कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कुचालक की। कुचालक तो वह पदार्थ जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसका अष्टक पूरा हो। वह पदार्थ जिसके बाह्यतम कोश में कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कहलाता है कुचालक। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लकड़ी, रबड़, पीवीसी आदि ये कुचालक है। अब बात करते हैं अर्धचालक की। तो वह पदार्थ जिसके परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो, वह अर्धचालक। फिक्स 4 होते हैं इसमें। वह पदार्थ जिसके बाह्यतम कोश में बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके उदाहरण हैं। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो हम इसका निकलेगा 2, 8 और ये 4। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 18 और ये 4। तो इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन्हें अर्धचालक कहते हैं। अब हम बात करते हैं परमाणु भार की। तो परमाणु में उपस्थित नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? परमाणु भार। अब बात करते हैं हम अब इस परमाणु भार। पहले हम देखते हैं एक खास चीज़, परमाणु भार। तो परमाणु भार के अनुसार इनका क्रम क्या है, मतलब पहले बड़ा भारी कौन है, कण बड़ा है या कण भारी है या अणु भारी है, परमाणु भारी है, तो वो देखेंगे। जो सबसे ज़्यादा भारी है हमारा परमाणु भार होता है, उसका होता है कण का, फिर होता है अणु का, फिर होता है परमाणु का, फिर होता है न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का और फिर इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का और फिर होता है इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद प्रोटॉन, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन। तो हमारे द्रव्यमान या भार, परमाणु भार का क्रम। हम इसे परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक
तो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को या लगा के, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, न कि दोनों के योग। एक परमाणु पर या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले हम देखते हैं ये एक ऋणावेशित कण है। ये एक ऋणावेशित कण है और इस पर आवेश की बात करते हैं तो इस पर आवेश होता है जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस पर आवेश होता है, पर ये ऋणात्मक होता है, इसलिए इसके आगे माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, अब इसकी हम खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। इसका द्रव्यमान होता है इसका 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम या 0.00054 AMU। इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो हम एटॉमिक मास यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं हम प्रोटॉन की। तो ये एक धनावेशित कण है। एक कैसा कण है? धनावेशित। इस पर आवेश की बात करते हैं तो इसका आवेश भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, पर ये पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके आगे पॉजिटिव का चिन्ह आता है। तो 1.6 × 10⁻21 कूलम। इसकी हम खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने, जबकि इसका नामकरण, इसको प्रोटॉन किसने कहा था? रदरफोर्ड ने। इसका नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। अब इसके द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसका द्रव्यमान जो होता है लगभग न्यूट्रॉन के बराबर होता है, यानी 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम। ये जो होता है लगभग न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो लगभग ये न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, या इसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना ज़्यादा होता है, यानी 1845 गुना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना ज़्यादा होता है। हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो बात है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है, आवेश रहित या आवेशहीन कण। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसी खोज के बारे में बात करते हैं तो खोज की थी इसकी जेम्स चैडविक ने। इसके द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होता है, परंतु थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसका द्रव्यमान जो होता है 1.676 × 10⁻27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है।
अब एक लास्ट बात बची जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु में चक्कर लगाते हैं, वो चक्कर लगाते लगाते क्यों लगाते हैं, मतलब वो चक्कर लगाते क्यों हैं, तो वो उनके अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं, अब परमाणु के बाद हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा में देखते हैं तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। परंतु ये विद्युत धारा जो है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा प्रवाहित धारा की दिशा के विपरीत होती है। कैसी होती है? विपरीत होती है। अब बात करते हैं हम कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो विद्युत धारा की चाल बराबर प्रकाश की चाल। और सब आप जानते हो कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या बात करें इसको मील में तो 1,86,000 मील पर सेकेंड। ये विद्युत धारा की चाल होती है। अब विद्युत धारा की एक और परिभाषा दी जाती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को तो विद्युत धारा कहते ही हैं, पर आवेश प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा कहते हैं, जिससे हम इसका सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो और विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम I से इसका सूत्र निकालेंगे, I = Q/T, यानी आवेश प्रवाह की दर यानी समय पर आधारित। तो ठीक है, तो इसका हम ये सूत्र हमारा ये विद्युत धारा का। अभी हम इसके SI मात्रक की बात करते हैं। तो इसका SI मात्रक जो होता है, SI मात्रक कूलाम पर सेकेंड, यानी Q आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। ये इसको हम बोल सकते हैं एम्पियर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एम्पियर। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर। अब एम्पियर के बाद हम देखते हैं कि विद्युत धारा को मापते कैसे हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए एक उपकरण का यूज किया जाता है जिसे कहते हैं अमीटर। तो विद्युत धारा को अमीटर द्वारा नापा जाता है। अमीटर द्वारा नापते हैं। और इस अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ के विद्युत धारा का मान निर्धारित किया जाता है। अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 कूलाम आवेश को 5 सेकंड तक प्रवाहित करने पर
विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। तो हमने पढ़ा था सूत्र QI बराबर Q/T। ये हमने सूत्र पढ़ा था जिसमें हमको Q यहाँ पे आवेश कितना दे रखा है 2 कूलम। हमें T की समय कितना दे रखा है 5 सेकेंड तक। ठीक है, तो हम I ज्ञात कर सकते हैं। क्यूब की जगह 2 और T की जगह 5। इसको हम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.4 एम्पियर। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है जो आप कर सकते हैं। तो इस सूत्र से हम ये सवाल कर लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।